वन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और व्यूअर्स के स्पेशल डिमांड पर हम लोग आपके लिए वापस लेकर आए हैं डाउरी पे एक खास शो। पिछली बार बैंडविड्थ की इशू की वजह से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मिस कर दिए थे, इसलिए हमारे साथ में आज एडवोकेट सीनियर लॉयर साधना जी वापस मौजूद हैं हमारे साथ वो टॉपिक्स कवर करने के लिए जो पिछली बार हमने डाउरी रिलेटेड शो में मिस कर दिए थे। गाइस, लास्ट शो में हमने बात करी थी कि डाउरी एक कुरीति है, इसको किस तरह खत्म करना चाहिए, लेकिन हम सिक्के के दूसरे पहलू यानी कि दी अदर साइड ऑफ कॉइन को भूल गए थे। हम भूल गए थे कि कई बार फेक केसेस भी रजिस्टर्ड होते हैं। हम भूल गए थे कि कई बार जो लड़कों की फैमिली होती है उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम कानूनी तौर पे डाउरी रिलेटेड, एल मनी रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, जितने भी लॉज हैं, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा साधना जी का कि हम उनके आभारी हैं कि वो दोबारा हमारे साथ में सम्मिलित हुई और इस शो के लिए वो स्पेशल समय निकाल कर अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे साथ में आई। साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। जी साधना जी, जैसे कि लास्ट बार हमने बात करी थी डाउरी के बारे में और कुमुद जी हमारे साथ में थी। हमने बात करी थी किस तरीके से ये कुप्रथा हमारे समाज के अंदर तक पहुंच गई है, अंगद के पैर की तरह इसने अंदर तक अपनी जड़ें जमा ली है। सो सबसे पहला सवाल, सबसे शुरू करने से पहले इस शो को सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये डाउरी आई कहाँ से और कानून में इसको इलीगल दर्जा कब मिला, कानून ने कब माना कि ये कुप्रथा है, इसको खत्म करना चाहिए। साधना जी प्लीज हमें बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, जो वैदिक युग था, पुराना जो आर्य युग था, वैदिक युग था, जो बहुत पुराने समय की हम बात अगर करें और हिंदू समाज की बात करें तो दहेज प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था और जो 8 तरह के विवाह थे उसमें 4 तरह के विवाह तो ऐसे थे कि वो एक वस्त्र मतलब एक जोड़ी कपड़े पर ही वो कन्या को ले जाते थे, विवाह करते थे। तो दहेज प्रथा जो है वो बहुत बाद में शुरू हुई और जब भौतिक युग, थोड़ा सा भौतिक युग में भौतिकता की बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई और ये इसका विकराल और कुरूप जो चेहरा तब सामने आया जब आप देखिए कि हमारे देश पर आक्रमण हुए और आक्रमणकारी आए और महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। अन्य कुप्रथाएं जब महिलाओं से जुड़ी, पर्दा प्रथा जुड़ी, तो उसी तरह दहेज प्रथा भी बढ़ी। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा हिस्सा पूरी अनुसूचित जाति समाज में कभी दहेज प्रथा नहीं थी और आज भी वहाँ वधूमूल्य परंपरा है, दहेज प्रथा नहीं है। इस प्रकार दहेज प्रथा एक बहुत छोटे तबके का हिस्सा थी, बल्कि बहुत बड़े उसमें फैली नहीं थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि वो जो समाज, जो मुस्लिम समाज में कभी दहेज का कोई एप्रिसिएशन नहीं था, उनमें भी दहेज प्रथा आ गई है, आदिवासियों में भी आ गई है और हर जगह जो है दहेज की कुप्रथा ने अपने पैर पसार लिए हैं। आप देखिए कि जब ये बहुओं को जलाने का जो परंपरा शुरू हुई और दिल्ली में आपने एक समय सुना होगा कि बहुत सारी बहुओं को स्टोव फट जाने की घटनाएं होती थी। पूरे आए दिन अखबारों में देखते थे कि यहाँ स्टोव फटा, बहू जली वहां। तो या बहुओं को जला दिया जाता था दहेज के लिए और या इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वो आत्महत्या कर लें। तब हमें ये लगा कि जो 498 का जो कानून है, जो लगभग 150 साल पुराना है, उससे ये पर्याप्त, ये उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तब 1986 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लाया गया और सिर्फ इसलिए लाया गया कि इससे वधुओं की रक्षा की जा सके। तो ये यहाँ तक का एक विकास है। बिल्कुल मैम, ये एक गौर करने वाली बात है कि कानून 150 साल पहले आ गया था और इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया जा सका। अभी भी ये समाज के उन तबकों तक है, नीचे से लेके ऊपर तक के तबकों में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है कि इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये हम खत्म नहीं कर पाए इस कुप्रथा को। 150 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, कहाँ कमी रह गई हमसे। अभिषेक जी, हमें इसके लिए सामाजिक ताने बाने को समझना होगा, हमें इसके लिए सामाजिक मनोविज्ञान को भी समझना होगा। एक बृहद समुदाय जिसे कहते हैं, उसमें महिलाओं से संबंधित कुरीतियों को हटाने के लिए वो जो कानून है वो स्वतः निष्प्रभावी हो जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या का कानून बनने के बाद भी भ्रूण हत्याएं होती रहती हैं।
हमारे देश में सती प्रथा को मिटाने के लिए लोगों को इतना प्रयास करना पड़ा, और भी जो कुरीतियों को हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह दहेज की कुप्रथा जो है, जो समाज में प्रचलित है, उसमें समाज सहयोग नहीं करता है, कानून का सहयोग समाज नहीं करता है, इसलिए इतनी असफलताएं होती हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1993 में बीजिंग में जो बहुत बड़ा समझौता हुआ, जिसमें सारे विश्व की महिलाएं इकट्ठी हुई, और उन्होंने एक सरप्राइजिंग एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जितनी हिंसा फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में टोटल नहीं हुई, उससे अधिक हिंसा जो होती है वो घरेलू हिंसा के रूप में होती है। कभी 2 थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ और कर दिया। इस हिंसा को उन वर्ल्ड वार की हिंसा से अधिक बड़ा माना गया है। तो जो घरेलू हिंसा के लिए सभी देश कानून बनाए, और ये बहुत खुशी की बात है, लगभग 150 से अधिक देशों ने विश्व में घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून बनाए। भारत भी उनमें से एक था, और 2005 और 6 में हमने बड़ा कानून बनाया। यहाँ पर बताना इंटरेस्टिंग होगा अभिषेक जी कि दहेज के लिए हत्या कर देना ही दहेज के लिए प्रताड़ित करना नहीं है। दहेज के लिए ताने मारना, दहेज के लिए परेशान करना, या अन्य तरीके से मानसिक रूप से हिंसा करना, ये सारी चीजें दहेज के उसमें आती है। और ये घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के अधिनियम जो है, उसमें ये चीजें कवर होती हैं, उसमें भी कवर होती है ये चीजें। हाँ, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन की जो आपकी बात है, उससे मैं मोटे तौर पर सहमत हूँ कि जब तक समाज पूरा सहयोग नहीं करेगा, तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। तो समाज की बात आती है तो हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि कई बार दहेज मांगा नहीं जाता, फिर भी दे दिया जाता है कि ये टोकन ऑफ लव है, सहमति से दिया जा रहा है, कंसेंट से दिया जा रहा है। सो यहाँ पर बात ये आती है, लड़के वाले कहते हैं कि हमने मांगा नहीं जी, उन्होंने तो हमें दे दिया है, हम क्या करें, हमने नहीं मांगा था, उन्होंने दे दिया। हमने कहा ओके। तो जब सहमति से दहेज दिया जाता है, जब कंसेंट से दहेज दिया जाता है, तो क्या ये भी इलीगल है? क्या ये भी कानूनी तौर पे गलत है, या ये चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? जो कानून की परिभाषा में लिखा है, उसमें यह है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों को ही अपराध घोषित किया गया है, और दोनों ही 7 साल तक के कारावास से दंडनीय किए जा सकेंगे। तो अगर कोई कहता है जी हमने तो प्रेम मोहब्बत में ही जी 10 लाख रुपए दे दिया, 20 दे दिया, या जो भी, तो वो दहेज के रूप में अगर दिया है तो देने वाले को भी सजा होनी चाहिए। और ये आपको हम बताना चाहते हैं कि दहेज के जो कुप्रथा है, उसके लिए वो लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जो दहेज मांग के तंग करते हैं, जितना कि वो लोग जो बहुत दहेज दे करके और दूसरे समाज में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि साहब और आप दीजिए और दिखावा करिए, और आपने क्या दिया, हमने इतना दिया। इन लोगों को कड़ा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे आदर्श गलत स्थापित कर देते हैं, जिसके कारण जो लोग नहीं दे पाते हैं वो फिर बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कड़ा विरोध करती हूँ, जो लोग देते हैं या लेविश शादी करते हैं, इस सब का विरोध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मैंने देखा है जिनके पास पैसे हैं वो ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है वो बैंक से लोन ले रहे हैं, और करोड़ों की शादियां हो रही है, लाखों की शादियां हो रही है, हजार हजार लोगों का खाना हो रहा है। औचित्य समझ नहीं आता इन सब प्रथाओं का कि क्यों हम लोग सामाजिक तौर पे समाज को प्रदर्शित करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम लोग इतना करते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या कानून दहेज लेने वालों के विरुद्ध तो है ही, वो सबको पता है, सबको समझ में आता है। अगर आप दहेज दे रहे हैं तो क्या कानून में, किसी अधिनियम में, किसी धारा में, क्या दहेज देने वालों के विरुद्ध भी, उनके लिए भी कुछ दंड है कि आपने दिया तो आप भी जिम्मेदार हैं, आपको भी सजा होगी? क्या देने वालों के लिए कोई कानून है? हाँ, बिल्कुल है। जो दहेज देना अपराध है, उसी कानून दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ही ये प्रावधान है कि दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध है। जो दहेज देते हैं, तो मैंने इस तरह के केसों में, मैंने भी पैरवी की है, और कई मेरे नॉलेज में केस हैं जिसमें दहेज देने वाले को हमने दंडित करवाया है, और दंडित करवाने के लिए हमने दिए हैं। अब यही एक स्थिति है कि जो दिखावा आपने कहा कि लोग दिखावा करते हैं कि हाँ जी हमने इतना दिया तो आपने कितना दिया, और ये कोर्टों में मैं आपको बताऊं बड़ा आश्चर्य होता है। मैं कई केस लड़ती हूँ, 20 साल से मेरा यही पेशा है कि जो लोग 50-50 लाख की शादियां करते हैं, वो ये एप्लीकेशन लिखवाते लाते हैं कि हमें कार नहीं दी हमने, इसलिए हमें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है कि बात कुछ और है,
लेकिन आप उसको दहेज का एंगल देना चाहते हैं। जब आप 50 लाख की शादी कर रहे हैं, 50 लाख की ज्वेलरी वो आपको चढ़ा रहे हैं, तो एक कार कहाँ से आ गई, 3 लाख की एक कार कहाँ से आ गई विषय में कि जब से 2 तो 5 लाख रुपए और मांगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हाई प्रोफाइल केसों में ये लग्जरी पिटिशन बन गई है। अब ये हो गया है कि एक लग्जरी पिटिशन के रूप में लोग शौकिया आते हैं कि जिनको सबक सिखाना है, हमें हमें लड़के ने थप्पड़ मारा है तो हमें उसकी बहन और बहनों को भी सबक सिखाना है, तो उनका बस चले तो पूरे मोहल्ले का वो मतलब नाम लिखवा दें। तो ये सारी चीजें को सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिस्करेज कर रखा है कि अब आप लड़के के बहुत नजदीक के जो रिश्तेदार हैं उनको भी पार्टी नहीं बना सकेंगे, लड़के के माता पिता को भी तब तक पार्टी नहीं बना सकेंगे जब तक वो कौटुंबिक गृह में रहना प्रमाणित नहीं हो जाता। लड़का बेंगलोर में है और माता पिता अगर भोपाल में है तो माता पिता को दहेज के लिए पार्टी नहीं बनाया जा सकता। काफी संशोधन इसमें आ रहे हैं जी। तो ये तो एकदम आपने जो बात बताई है, ये तो बहुत सारे पुरुष समाज को थोड़ी दिल को ठंडक देने वाली बात है कि कानून ने देख लिया है कि अगर आपने दिखावा करने के लिए किसी और एजेंडा के तहत आपने कानून बनाया है तो जो आप एक ही शहर में अगर हो तो ही आपको सजा हो सकती है, क्योंकि सेंस नहीं बनता ना। आपने 50 लाख की शादी करी है, फिर आप एक कार का बहाना बना के कह रहे हो कि उन्होंने दहेज मांगा थी हमसे तो हमने केस कर दिया। भाई जब आपने 50 लाख की शादी करी है तो कार बहाना नहीं हो सकता। तो कानून इतना समझदार है, उनको पता है कि आपने ये फेक केस किया है, तो बहन और बहनों ही को सजा नहीं होगी। सिर्फ कानून में अगर एक्शन लिया भी जाएगा तो सिर्फ एक इमीडिएट जो पार्टनर है उस पर लिया जाएगा, अगर शहर भी अलग है तो नहीं लिया जाएगा। मैम, फेक केसेस के बारे में सवाल करने से पहले ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि क्या गलत है क्या सही है। तो फेक केस वाला सवाल मैं जो अभी सवाल पूछने वाला हूँ इसके बाद में मैं पुट करूँगा। अभी जो मेरा सवाल वो ये है कि कई बार ये देखने में आया है कि जब शादी हो रही है तब तक सब ठीक है, फेरे वाले दिन लड़के वालों की तरफ से ऐसा होता है, हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा है, मूवीज़ में भी देखा है कि शादी वाले दिन लड़के वाले आ जाते हैं कि भाई हमको 5 लाख कैश चाहिए या हमको गाड़ी चाहिए, नहीं तो शादी कैंसिल, बारात जा रही है वहाँ से। तो उस केस में लड़की वालों के लिए क्या प्रावधान है? लड़की वाले उस केस में क्या कर सकते हैं कि शादी वाले दिन तो अगर बारात वापस लौट गई तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो उस केस में वो उस टाइम पे एग्जैक्ट इमरजेंसी में कहाँ जाएं, किससे बात करें वो लोग? देखिए, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो विवाहिताओं के ऊपर दहेज के अत्याचार का विषय है, क्योंकि जब शादी हुई ही नहीं, सप्तपदी हुई ही नहीं, तो इसका मतलब कि वो दोनों पति पत्नी नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि दहेज के मांगे और दिए जाने संबंधी कोई भी प्रकरण उत्पन्न होता है तो पुलिस 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा इस बात की अवेयरनेस कम है, इसलिए क्या होता है पत्नियां तलाक का भी केस लगा देती है और दहेज की भी एफआईआर कर देती हैं। फिर बड़ी विडंबना और बड़ी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अब जबकि आपका तलाक का प्रकरण लंबित है या तलाक की प्रोसेस बढ़ गई है, अब यू आर नो मोर पति पत्नी, तो ये 498 की एफआईआर कैसे हो गई? इसका तो आप कॉज ऑफ एक्शन उसका जो समाप्त हो गई क्योंकि आप पति पत्नी नहीं रहे। इसी प्रकार विवाह से पूर्व यदि दहेज को लेकर के कई लोग जाते हैं, मैंने देखा है लड़की वाले हमारे पास भी आते हैं, थाने में भी जाते हैं, जी देखिए हमारी सगाई हुई थी, बात कुछ लड़का लड़की के बीच में किसी और विषय को लेकर भी बुराई क्यों ना हो जाए कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भिन्न भिन्न कारणों से हो जाए, तो वो मम्मी से बोलती देखो उसने हमें फोन पे मना किया, ये वो, चलो चलो थाने सीधे और 498 का मुकदमा दर्ज कर लें। कई बार पुलिस कर भी लेती है। तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जबकि ये पति पत्नी है ही नहीं तो 498 कैसे लाई कर गया? तो नहीं हो सकता। और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट अब व्यवस्था दी है, लेकिन हाँ अब थाने अपने यहाँ पुलिस भगवान भी नहीं है और भगवान से कम भी नहीं है, तो यही स्थिति बनती है। तो अब देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ कि पिछले दिनों ये व्यवस्था थी कि जैसे एफआईआर होती थी तो उसकी विवेचना होती थी, काउंसलिंग होती थी, नोटिस दिए जाते थे, लेकिन अब आजकल फिर से वही व्यवस्था हो गई कि एफआईआर हुई तो गिरफ्तार करो। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी विचित्र है कि इस तरह के अपराधों में एक बार अगर गिरफ्तारी हो गई
तो फिर आजीवन जो स्टिग्मा है, जो मानसिक क्लेश है, वो परिवारों के सिर से जाता नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा महिलावादी हूँ, महिलाओं के पक्ष में रहती हूँ, महिलाओं के केस लड़ती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुखद इंसिडेंट से गुजरना पड़ता है जब मैंने देखा एक उज्जैन के दंपति थे, बुजुर्ग दंपति थे, वो हमारी सीट पर हमारे अन्य अधिवक्ता साथियों के सामने आके बहुत रोए और कहा कि साहब बहुत निर्दोष है साहब, बहू का कोई और मामला था और हम सबकी FIR कर दी है, हम शर्म से मरे जा रहे हैं। हमने खूब समझाया, आप चिंता मत करिए, आपका बेल होगी, आप बरी होंगे, हमने बहुत समझाया, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज नहीं था। इतना समझाने के बावजूद दूसरे दिन खबर आई कि दोनों दंपति और दोनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उनके मतलब इतना दुखद ये लगा कि लोग झूठे केस लगाने में खौफ नहीं खाते। अभी 3 दिन पहले की घटना है, आप देखिए ना, 2 दिन पहले की घटना है, जो गुड़गांव के जो वेदांता के डॉक्टर की जो है झूठा तलाक का भी लगा दिया, दहेज की भी FIR कर दी। मतलब मेरा ये आश्चर्य है कि महिलाओं के लिए आज की डेट में पैकेज डील चल रही है। पैकेज डील, एक घरेलू हिंसा का लगता है, एक 125 CRPC का मेंटेनेंस के लिए लगता है, एक तलाक का लगता है और एक दहेज प्रताड़ना का लगता है। एक शादी का दंड 4 बार देना पड़ता है कि तलाक भी चाहिए है, तुम्हारे साथ रहना नहीं है, लेकिन दहेज भी जेल जाओ, लेकिन हमें खर्चा घरेलू हिंसा में भी दो, हमें लाखों रुपए हमें मेंटेनेंस भी दो। इससे इस समाज में विवाह नाम की संस्था से लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम हो रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा कि ये जो झूठे केस हैं ये समाज में कानून का विश्वास खत्म कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, किसी भी कानून में जो सबसे प्रारंभिक चीजें हैं, एक टाइटल होता है कानून का नाम, दूसरा उसका सब टाइटल होता है और तीसरा उसका उद्देश्य होता है। उसमें साफ लिखा होता है इस कानून का प्रयोग बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून न्याय पाने के लिए तो आप उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन बदला लेने के लिए कानून का उपयोग नहीं किया जा सकता। 498 के मामले में मंशा का हनन हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों सिर्फ 7% से भी कम है कन्विक्शन रेट, क्यों 93% इक्वल है? तो कई बार लगता है, हम भी महिलाओं को देखते हैं, जेन्युइन केस जो होते हैं उसमें बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। दहेज के लिए हटाया गया, भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। लेकिन जो दहेज के नाम पर फेक केसेस हैं उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। मैम आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि आप चलो ठीक है, मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, इसलिए मैं उनको जनवाने के लिए पूछना चाहूँगा कि 498 के केस में सज़ा क्या होती है? मैम ज़रा बताइए प्लीज़। इस सबसे बड़ी सजा है कि तुरंत FIR होकर सामाजिक बदनामी, मानसिक ट्रोमा में परिवार चला गया, फिर जमानत करवाओ, दौड़ो, वकील को पैसा दो, अंधाधुंध वकील भी सब तरह के होते हैं, कुछ ले लेते हैं, कुछ पुलिस को पैसा दो, बहुत 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 मुश्किल है। और वो अगर जेल चला गया लड़का दहेज में, तो फिर तो उसका पूरा जीवन ही नष्ट हो गया। सबसे बड़ी सजा मैं मानती हूँ कि यही होती है। लेकिन दहेज के केस, जो दहेज प्रताड़ना का जो केस है, उसमें 7 साल तक की अधिकतम सजा होती है। अभी तक मैंने अपने 20 वर्ष के कैरियर में, इतने कैरियर में दहेज के लिए सजा होते हुए मतलब बहुत रेयर केस में ही देखा होगा। तो ये स्थिति है कि दहेज हत्या के लिए जरूर सजा है, आजीवन कारावास है दहेज, वो उसमें लाई कर जाता है कि 304 पार्ट 2 में आता है। तो दहेज हत्या का तो मामला जरूर जो है गंभीर होता है, लेकिन दहेज प्रताड़ना, मैं आपको अभिषेक जी एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सुप्रीम मैं मान ली हमारे लिए सब कुछ मंदिर, मस्जिद, मक्का, मदीना हमारा सुप्रीम कोर्ट है साहब, हमारे लिए तो सब कुछ, हमारा धर्म वहीं पर है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑब्जर्व किया है कि उन्हें फिर एक चीज और ऑब्जर्व की, दहेज के कई केसों में आप देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो याचिका लगा दी जाती है, मैं आपको 99% याचिकाओं, बल्कि 100% याचिकाओं का जो मजमून है उसमें 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल मांगा, नहीं मांगने पर बला 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 भगा दिया, कार मांगी 2 लाख मांगा, कार मांगी 5 लाख मांगा। ये स्टैंडर्ड पिटीशन है, टाइपिस्ट के यहाँ पर रहती है, वो कट कॉपी पेस्ट नाम बदल के और लग जाती है। अब मुझे बताना यहाँ पर यह है कि यदि दहेज की हिंसा हुई और मेडिकल नहीं है, सपोज मैं कहूँ मुझे दहेज के लिए बहुत मारा पीटा गया, लेकिन न तो मुझे कोई खरोच आई, न निशान है, न मेरा कोई मेडिकल है, ऐसी स्थिति में फिजिकल हिंसा 323 भी, क्योंकि इसमें 323, 324, 326 ये सब लगती है धाराएं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन प्रकरणों में मेडिकल की रिपोर्ट नहीं है
और जहां पर लड़की सिर्फ बयान दे रही है कि मुझे पटक पटक के मारा, घसीट घसीट के मारा, मेरा सिर फोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, लेकिन मेडिकल कुछ नहीं है, मेडिकल एविडेंस कुछ नहीं है। सिर्फ तो एक कहानी तो कोई भी बना सकता है कि लंबी चौड़ी कहानी उसमें बना दी जाए कि साहब ये स्थिति हमारे साथ की गई, लेकिन मेडिकल होना चाहिए। तब फिर उन्होंने कहा अगर मेडिकल नहीं है तो तुरंत थाने से जमानत दे देने का प्रावधान किया गया। तो जहां मेडिकल है, जहां पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया जाए। अब इसमें डिले भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डिले, अगर कोई सामान्य एफआईआर है तो उसमें कॉलम है, कॉलम नंबर 11, उसमें उसमें लिखा जाता है इफ एनी डिले। तो यहाँ तो ऐसा है कि पति के घर से आ गई हैं झगड़ा करके जी, झगड़ा करके 1 महीना 2 महीना साल भर हो गया, नेगोशिएशन चल रहा है, हमारा जो है 50 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, मतलब मनी एक्सटॉर्शन केस उल्टा कि हमारा जो नहीं जम रहा, ठीक है थाने जा रहे हैं। बाकायदा हमने तो ऐसे कई बार कम्युनिकेशन भी देखे, तुम हमारे इतना पैसा दो नहीं तो थाने जा रहे हैं। तो वो 2-2 3-3 महीने के बाद थाने जा रहे हैं और वहां पर रिपोर्ट। अब पुलिस उनसे ये प्रश्न नहीं पूछती कि जिस दिन आप दहेज के लिए प्रताड़ित होकर आई उसी दिन पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई, या सीधे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई, क्यों इतना आफ्टर थॉट क्यों ना माना जाए। सपोज मेरा यहाँ किसी से झगड़ा होता है, आईपीसी की धाराओं की बात कर रही हूँ, कोई मारपीट होती है, मुझे तुरंत थाने जाना है। मैं 15 दिन बाद जाकर नहीं कह सकती कि जी मेरा एक्स से झगड़ा हुआ और उसने मेरे साथ ये मारपीट की। वो डिले एफआईआर होगा और वो क्वैश हो जाएगा। लेकिन सब दहेज की एफआईआर में डिले एफआईआर का जो है वो कंटेंट आता है और कभी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अगर मैं कहूँ कि शायद ही कोई एफआईआर ऐसी होती होगी, एक आध मुश्किल से, कि जिसमें मारपीट की गई और खून बहता हुआ और टूटी फूटी हालत में औरत पुलिस स्टेशन पहुंची कि साहब मेरी एफआईआर कीजिए। ये होना चाहिए। अगर कोई औरत पीड़ित है तो तुरंत उसकी एफआईआर होना चाहिए, लेकिन डिले एफआईआर इसमें होता है। मैम आप मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो एफआईआर हो रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई, तो मेडिकल कुछ प्रूफ ही नहीं है, शरीर पे कोई निशान ही नहीं है, बोला गया कि बिल्कुल हाँ, प्लीडिंग पे और एफआईआर है, प्लीडिंग पे एफआईआर है सारी। ब्लीडिंग पे तो बनती है, बट ब्लीडिंग ही नहीं है और कहा जा रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है और हाथ तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है और 4 दिन बाद एफआईआर हो रही है, लेकिन हाथ भी ठीक है और पैर भी ठीक है, तो ये तो फेक केस हुआ। अब जो फेक केस है और समझ में आ रहा है फेक केस है, तो फिर हमारा कानून क्या करता है वहां पर, क्या होता है फेक यहाँ केस के केस में? यही मुख्य मुद्दा है। वो सारे मामलों में उन पुरुषों का इक्विटल हो जाता है, वो बरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई इंजरी ही नहीं है। भाई मैंने एफआईआर में लिखवाया मेरे दाएं हाथ को तोड़ा गया और यहाँ पर मुझे जलाया गया, और वहां पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात आती है कि कहाँ जलाया गया, कहाँ निशान है, कहाँ मेडिकल है, तो उसमें वो लोग बरी हो जाते हैं। लेकिन अभिषेक जी, यहाँ पर मेरा कहने का जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं रेज करती हूँ कि किसको परवाह है कि सजा होगी या नहीं होगी। ना पुलिस को है ना पार्टी को है, सिर्फ ये कि आज जेल भेज दो जी, एक तलवार लटक जाएगी दहेज प्रताड़ना की तो हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लड़कियां भी उतनी गलत नहीं है। मेरा एक बार बहुत बड़ा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स और एक अच्छे फोरम पर मेरा हो रहा था, और मैंने वहां पर एक मेरा अनुभव से मैंने एक चीज को शेयर किया था कि हम इसके लिए रादर देन की ब्लेम देने के बजाय कि ये बच्चियां ऐसा क्यों करती हैं या लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैंने इसके पीछे एक वजह देखिए बताई थी कि विदेशों में जब तलाक होता है, यूएसए जो जो यूरोपियन कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ विदेशों में तलाक होता है वहां पति और पत्नी दोनों की कुल आय को जोड़ा जाता है जो उन दोनों ने अर्जित की, फिर उसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, बराबर 2 हिस्से कर दिए जाते हैं और तलाक हो जाता है। हमारे यहाँ हमारे देश में जब तलाक होता है तो वो पत्नी को पति सिर्फ तलाक देता है, उसका स्त्री धन, उसकी गृहस्थी का सामान और उसको आगे के जीवन के लिए कोई खर्चा पानी नहीं देता है। इससे लड़कियां बड़ी ठगी हुई महसूस करती हैं कि हमारे पिताजी ने शादी में भी खर्च किया, हमने शादी के बाद यहाँ पर आकर अपना घर बनाया, पूरा गृहस्थी बनाई, और आज जब तलाक की बारी है तो हमें सिर्फ बच्चों को लेकर जाने के लिए कहा जा रहा है। एलिमनी जिसको कहा जाए ना, वो देने का प्रावधान अपने कोर्ट में अभी नहीं है, वो प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। अगर वो प्रावधान हो जाए कि महिला को अगर पुरुष तलाक दे रहा है तो वो उसको एक ऐसे फिक्स अमाउंट या फिक्स प्रॉपर्टी कुछ दे जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। यदि और ये 13A क जिसको बोलते हैं 13 क तलाक का जो एक बिल अभी संसद में प्रस्तावित है और उस पर चल रहा है बहस, अभी वो अगर पास हो जाता है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ जो दहेज प्रताड़ना के 90% मामले आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो यही कहता है कि जब तलाक
होता है पति और पत्नी का, तो वो जो पत्नी ने गृहस्थी जोड़ी, उस गृहस्थी को में से उसका आधा हिस्सा उसको दिया जाए, या बल्कि जितना उसने जोड़ा उसका पूरा हिस्सा उसको दिया जाए। ये बात, ये उसमें अभी नए संशोधित जो बिल आ रहा है तलाक का, उसमें ये बात है। क्योंकि अभी तक का जो तलाक है, आपको आश्चर्य फिर यहाँ पर होगा कि 2 बच्चे अगर हैं और बड़े बड़े हो गए हैं और पति पत्नी का तलाक हो रहा है, तो घर पति का, सारी गृहस्थी पति की, सारा सामान पति का, और पत्नी 2 बच्चे लेके कहाँ चली जाए, वो कहाँ चली जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग जिरह में मैंने जब एक बात हो रही थी, तो उस महिला ने कोर्ट में जज से उन्होंने पूछा, वो महिला ने, कि वो उसने कहा कि मैंने पेट काट के, फटा पहन के, और एक एक रुपया जोड़ा, मैंने बर्तन, ग्लास, थाली, चम्मच, कटोरा, अपना कपड़ा, बिस्तर, एक एक कूलर, टीवी सब जोड़ा मैंने, और आज तलाक होता है तो मैं निकल जाऊं और ये उसमें रहे। मकान को तो घर स्त्री ने बनाया है, मकान को तो घर स्त्री बनाती है, और वो उस घर में से निकल जाए, उसके लिए ट्रोमा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बदले की भावना जो महिलाओं में आती है, वो ये कि ये तो दूसरी शादी करेगा, ये तो फिर मस्त हो जाएगा, इसको तो बसा बसाया घर मिल गया है, मैं फिर कहाँ जाकर फिर से मतलब ABCD से शुरू करूँ। ये एक विषय है, ये एक विषय है, इसको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए शायद हो सकता है संभवतः मेल डोमिनेंट सोसाइटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि महिलाओं को ये समझ नहीं आता कि तलाक के बाद कहाँ जाएंगे। फॉरेन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर चीज़ें बहुत ओपन है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लोज हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं सामने निकल के आ पाती। मैम, फेक केसेस की बात की जाए, ठीक है, कि फेक केस हो गया है, ये प्रमाणित हो गया है कि फेक केस है, तो उस फेक केस में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? क्या महिलाओं को दंडित किया जाता है उस केस में, अगर साबित हो जाए कि ये फेक केस किया गया है? हाँ, मैंने देखा है, मेरे सामने से 2-3 उदाहरण आए हैं, और भी अन्य लोगों के नॉलेज में और भी आए होंगे, बेहतर जजेस अच्छे से बता सकते हैं। पर जो मेरे व्यक्तिगत उसमें नॉलेज में आए हैं, उसमें यह है कि महिलाओं ने जहाँ झूठी FIR कराई है, सिर्फ इस उद्देश्य से कराई है कि इन्हें परेशान करना है। मैंने कहा ना, वो जो उद्देशिका है किसी भी कानून की, कि बदले के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये जानते हुए तो इसमें महिलाओं को दंडित किया गया है, सजाएं हुई हैं। लेकिन हाँ, यह है कि अपील में और बाद में फिर वो मामला पता नहीं सजा तक गया है, नहीं, इसको म्यूट करो। तो वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, इसमें और कई बार जो है निंदा की सजा मिलती है, कई बार एडवर्स टिप्पणियां की जाती हैं, कई बार कोर्ट में एडवर्स टिप्पणियां की जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो बहुत सारे फेक मामले हैं, उसमें तो लड़कियां कोर्ट में टर्न अप ही नहीं होती गवाही देने। उन्हें डर लगता है, उन्हें मालूम है कि हमसे अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम जवाब क्या देंगे। भाई, अगर एक ऐसी महिला के खिलाफ दहेज का FIR का केस मैंने लड़ा था, जो मतलब अच्छे संज्ञान में पिछले 8 वर्षों से पैरालिसिस के शिकार थी और बिस्तर से नहीं उठ सकी थी, बिस्तर से उठ के चल भी नहीं सकती थी, उसको पानी उसका बेटा और बच्चियां पिलाती थी। उस स्थिति में उसके ऊपर दहेज की इतनी घटिया FIR थी कि ये हमें बाल पकड़ती थी, धक्का देती थी, मारती थी और हमें बहुत परेशान करती थी। वो महिला चल भी नहीं सकती। उसकी मेडिकल रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने पेश की गई और कहा गया कि सो गाइज, आई थिंक वापस थोड़ा सा बैंडिट का इशू हो गया है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा शो था वो बड़ा ही कमाल का शो था। हमने सारे टॉपिक्स कवर करे। हमने ये टॉपिक कवर किया कि किस प्रकार महिलाओं के फेक केसेस की वजह से पुरुषों को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। किस प्रकार कई बार हम लोगों को प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। सिक्के का एक पहलू हम हर बार देखते हैं, लेकिन कई बार हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखना भूल जाते हैं। सो मैं
साधना जी से बोलूंगा कि वो प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी साधना जी, आप बता रही थी कि फेक केसेस में महिलाओं के प्रति क्या प्रावधान है, प्लीज बताइए। तो मैंने वही आपको बताया कि कई बार ये बड़ी स्टैंडर्ड ट्रेडिंग होती है कि हमें कई कई दिन तक भूखा रखा जाता है, फिर हमें कोर्ट के सामने हम फोटो पेश करते हैं कि देखिए साहब ये 50 किलो की महिला है या 120 किलो की है। तो ये भूखा रह करके व्यक्ति इतना वेट गेन नहीं कर सकता है। जो महिला कह रही है उसे कई दिन तक भूखा रखा जाता है, वो शादी होकर के आती जब 50 केजी की है और अभी वो जाकर के मतलब 120 केजी की है, तो इसमें आप कैसे मान सकते हैं? तो ये इस तरह की चीजें की ताला लगा दिया जाता है और ये झूठे केस, ये फेक केस कहे जाते हैं और ये मेलाफाइड इंटेंशन से लगाए गए केसेस कहे जाते हैं। तो इन केसों के लिए पर्याप्त, देखिए मैंने कहा सजा तो तब होगी इन केसों में, अधिक सजाएं तब होंगी जब महिलाएं गवाही देने के लिए कोर्ट में आएंगी, जब जानती हैं कि उन्होंने झूठा केस लगाया है और जब उनके माता पिताओं को स्ट्रेचर पे लाया जाएगा और कोर्ट देखेगी कि ये कैसे हिंसा कर सकते हैं, ये तो बिस्तर पर है लंबे समय से। तो ये ईगो, और दूसरा विषय एक्चुअली ईगो का प्रश्न भी है। ये दोनों पक्ष, लड़की और लड़का दोनों के तरफ से ईगो का प्रश्न भी है, बहुत बड़ा प्रश्न है ईगो का कि अच्छा हम देख लेंगे, अब तो कोर्ट में ही देखेंगे, अच्छा अब तो मतलब बात बिगड़ गई। तो यहाँ पर तो अब ये इस कानून को तो फुटबॉल बना लिया है, ये तो एक वो है शटल कॉक, कोई इधर से मारता है कोई उधर से मारता है। दहेज का अधिनियम न्याय के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये तो अब बस प्रयोग है, इसका प्रयोग चल रहा है। मैम मैंने ऑनलाइन एक स्टैट्स पढ़ा था कि 40% केसेस फेक रजिस्टर होते हैं, लेकिन पिछले शो में आपने कुछ 90% का फिगर बताया था। सो एक बार आप फिर से बताएंगे कि फेक केसेस कितने परसेंट होते हैं और कितने परसेंट केसेस वाकई सच्ची केसेस होते हैं, सच केसेस होते हैं? इसके लिटमस टेस्ट बोलते हैं इसको। सजाएं कितनी हुई पिछले समय में, कितने प्रतिशत लोगों को दहेज के केस में सजाएं हुई? दहेज में हत्या की बात नहीं कर रही हूँ, पर दहेज की जो प्रताड़ना के झूठे केस लगाए जाते हैं, 3% भी सजा नहीं हुई है। और पिछला 5 साल पहला रेट था वो इक्विटल रेट 93% एंड अबव ऐसा होता है। और सभी मामलों में वो आकर के समझौता कर लेती है कि जी हमारा फैमिली कोर्ट पे समझौता हुआ, या तो साथ चले गए और या फिर तलाक हो गया, तो इस केस को वापस कर ले, इस केस को हम वापस कर लेते हैं। तो वापस तो होता नहीं, लेकिन बयान दे करके वो अपनी एप्लीकेशन को वापस कर लेती हैं। तो ये जो फिगर है ये 90% कम से कम आज के डेट में 90% है, आज की डेट में 90%। 90% केसेस फेक हो रहे हैं, यानी कि पुरुषों को कहीं ना कहीं प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक स्टैट्स मैंने और देखा था कि 60% केस तो रजिस्टर ही नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जो असली केस है, जो सच्चा केस है, वो तो रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, और जो रजिस्टर हो रहे हैं वो फेक केस है। तो हमारा समाज जा किधर रहा है? फेक केसेस हो रहे हैं बदला लेने के लिए, और जो असल में जो महिलाओं के साथ प्रताड़नाएं हो रही है वो तो कोर्ट तक आ ही नहीं रही। मैम एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, मान लीजिए तलाक हो गया तो, लेकिन पहले उन लोगों ने दहेज का केस किया हुआ था, तो क्या तलाक होने के बाद भी वो दहेज का केस चलता रहता है, या तलाक हो गया तो वो केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा? ये क्रिमिनल केस है, चलता रहता है, ये चलता रहता है। तलाक अगर हो गया वो चलता और तलाक से पहले अगर एफआईआर हो गई है तो ये आईपीसी की धाराएं हैं, सीआरपीसी से ये जो है वो इंटरप्रिटेशन इसके जो इस तरह के हैं। तलाक तो सिविल मामला है, तलाक हो गया तो हो गया। तो ये तो और भी ज्यादा दर्दनाक है थोड़ा सा। हाँ, ये तो सालों और साल भी तक, ज्यादा 10 और 12 केस साल तक। हाँ, दहेज के केस 12 मैम 12 साल तक। सवाल मैं यही सवाल पूछने वाला था कि कितना समय लग जाता है? 12 साल तक अगर कोई कोर्ट केस में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, एक तरीके से तो उसको 12 साल की सजा ही हो गई है। और ठीक वो है, 12 तो एक साल बाद तरीके से अगर ये तो कहे सजा ही भी है। सब हाँ ये इनने दहेज की हत्या हिंसा नहीं की थी, तो वो कोई मायने नहीं रह जाते उसके, फिर मतलब ये तो है। 12 साल के बाद कोई मायने नहीं रह जाते साधना मैम। एंड एक चीज मैं और बिल्कुल, और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर आप पर दहेज का केस चल रहा है तो क्या उस दौरान आप दूसरी शादी कर सकते हो? अगर तलाक होकर के 60 दिन हो गए हैं, अपील अवधि निकल गई है, बिल्कुल कर सकते हैं। दहेज का केस चल रहा है तो भी आप शादी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, तलाक हो अगर चुका आप है। रिस्क ले सकें, अगर आप रिस्क ले सकें फिर से। नहीं, ये तो बहुत ही ये तो कई लोग तो कहते हैं कि साहब बस बाबा बन जाना है, अब तो हिमालय जाना है, अब तो सोच नहीं है शादी के बारे में। हम हौसला बढ़ाते हैं, कोई सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन शादी कर सकते हैं, दहेज का केस चलते हो शादी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकता। बिल्कुल। मैम तलाक हो गया है, जी प्लीज बताइए।
एक चीज और बताना मैं चाह रही थी, इसमें बहुत जरूरी क्योंकि वो चीज है कि अभी फिर वही मैं माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो कहे गए शब्द हैं वो कानून बन जाते हैं। उनने पिछले दिनों बहुत ही शानदार जजमेंट दिए हैं। एक कि यदि कोई स्त्री अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज की एफआईआर करती है, दहेज की झूठी एफआईआर करती है या दहेज की एफआईआर करती है, उस स्त्री को वापस उस घर में जाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपने पति और सास ससुर को जेल भेजने के लिए मंशा रखती है वो उस घर में दोबारा फिर खतरा ही बन जाएगी। और मैटर ऑफ राइट पुरुष को उस स्त्री से तलाक दे दिया जाए बेचारे को कि वो और मुश्किल में ना पड़े। तो जो स्त्रियां दहेज की एफआईआर करती हैं उन मामलों में लड़के के द्वारा कोर्ट से तलाक लेना आसान हो जाता है, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि देखिए इन्हें हमारी दहेज की झूठी एफआईआर करी है और हमारे माता पिता और हम लोग कोर्ट में जमानत लेके खड़े हैं और हम लोग जेल जा रहे हैं, तो ये अगर आई भी वापस, अच्छा कई महिलाएं, मैं आपको बताऊं बहुत सारे, बहुत बड़ा प्रतिशत दहेज की एफआईआर करके फिर आंसू बहाते थी, साहब हमें इनके साथ रहना है। अरे साहब आप क्या बचा है, आप क्या लेने रहना है आपको, आप उनको जेल भेज चुके हैं, आप क्या रहना है। तो ये कई बार महिलाएं भटक जाती हैं, वो दहेज की एफआईआर करने के बाद सोचती हैं काश हमने ये नहीं किया होता तो हमें इनके साथ वापस रहने मिल जाता। ये स्थिति एक इम्पल्स डिसीजन होता है कि आपको गुस्सा आ गया, आपने फेक केस कर दिया, फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि गलती हो गई है, वापस जाना चाहिए। तो कहते हैं कि गिलास टूट जाए और वापस जोड़ो तो दरारें तो फिर भी रह जाती हैं, दरारें तो फिर भी रह जाती हैं, वो दिखेगा तो सही, ये गहरी दरार है, सुकून तो आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये गहरी दरार है अभिषेक जी। अगर आप तो किसी को झूठे केस में अगर आप किसी को झूठे केस में उसकी एप्लीकेशन दें, उससे जेल भेजने की कोशिश करें, आप उस व्यक्ति के मन से मन आपका जीवन भर नहीं मिल सकता, ये मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। इसलिए ये दहेज एफआईआर बना, लोग बहुत टूट जाते हैं जी। इमोशनल लेवल पर बहुत ये प्रताड़ना होती है। मैम पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़के वालों की भी गलती है कि अगर वो दहेज मांग रहे हैं, और लड़की वालों की भी गलती है कि वो हमेशा एक समृद्ध परिवार ही देखते हैं। वो ऐसा परिवार नहीं देखते जो कम कमा रहा है, वो हमेशा ऐसा लड़का देखेंगे जो ऑफिसर होगा, हमेशा ऐसा लड़का देखेंगे जो डॉक्टर होगा, जिसका लाखों में पैकेज होगा। वो हमेशा टारगेट भी उन्हीं परिवारों को करते हैं और फिर वो परिवार दहेज मांगते हैं। तो ये दोनों तरफ से ही गलत है। आप इंसान देखिए ना, उसका दिल देखिए, उसकी सीरत देखिए, आप सूरत क्यों देखते हैं, आप बैंक बैलेंस क्यों देखते हैं। और मैं लड़के वालों को कहना चाहूंगा कि आप लड़की देखिए ना, उसकी काबिलियत देखिए, उसकी एजुकेशन देखिए। आप ये क्यों देखते हैं कि वो लड़की है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये दोनों ही तरफ से बहुत ही गलत है। लास्ट क्वेश्चन आज का मैं पूछना चाहूंगा कि ये डिवोर्स हो गया है या दहेज का केस हो गया है, दहेज के केस के बाद दोनों विच्छेद हो गया है, उन दोनों के बीच सेपरेट हो गए हैं वो, तो उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है, फिर लड़की पे क्या बीतती है, पहले हम ये जानेंगे और फिर जानेंगे लड़कों पर क्या बीतती है। तो अब लड़की के साथ क्या होता है जब डाउरी के केस में वो अलग हो गए हैं, और कैसी जिंदगी हो जाती है उसके बाद। पहले तो मैं कमेंट, आपने जो सबसे पहले बात कही थी उसके बारे में एक छोटा सा कमेंट मैं करूंगी। आपने कहा बहुत अच्छा लड़का देखते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगी दोस्त, लोग बाजार में निकलते हैं खरीदारी करते हैं, पकड़ पकड़ के देखते हैं, छू छू के देखते हैं और उठा उठा के देखते हैं कि साहब ये ज्यादा चमकता है और ये ज्यादा अच्छा है और ये ज्यादा शानदार है। तो ये तो भाव जो है वो यहाँ पर आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, मूल्यों का कोई मूल्य नहीं है, जीवन मूल्यों का कोई मूल्य नहीं है। तो फिर तो आप समझिए कि जो है अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा इंजीनियर, हाँ ठीक है डन। तो दोनों तरफ से धोखा खाते हैं और मात खाते हैं। जहां अच्छे गुणवान लड़के मतलब छोड़ दिए जाते हैं और जो दिखावे के पीछे जाते हैं, वहां पर इस तरह के नतीजे आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यदि मुझे कोई लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और देखना चाहते हैं, मैं अपने मतलब जीवन के अनुभव से ये संदेश देना चाहती हूँ, वो लड़कियां, महिलाएं, मेरी पक्षकारा जिस तैश में आती हैं शादी के, जैसे 2-4 दिन 8 दिन बाद आएंगी तो ठीक है, थोड़ा ठीक है, उसके जब अगली पेशी पर जब आएंगी तो न मांग में सिंदूर, न बिंदी, न मंगलसूत्र, न बिछिया, न चूड़ी, सब निकाल के फेंक, मेरी जीन्स टॉप पे आ गई, सब पेशी पे आए हैं। आपने सारे संस्कारों को 1 मिनट में तिलांजलि देकर यहाँ पर कोर्ट में खड़ी हो गई। आप पति को तलाक दे रही हैं या अपने धर्म और संस्कार और रीति रिवाजों को आप तलाक दे रही हैं। जो कल तक महिला सिंदूर, मांग, बिंदु, बिछुआ और चूड़ी और सुहाग चिन्ह लेकर आती थी, तलाक तो अभी हुआ नहीं और आप अभी से ही विधवा वेश में आ गई हैं। कोर्ट के अंदर खड़े होकर कई बार पुरुष पक्ष के वकील इसको निशाना बनाते हैं कि साहब आपका रहन सहन आप देख लीजिए। तो एक तो ये वो महिलाएं जो इतनी आतुर होती हैं, मैडम इतनी लंबी
पेशी, अरे ऐसा लगता है आज अभी रात में भी कोर्ट बैठा दे, दिन में भी बैठा दे और आज तलाक करा दे। ऐसा लगा तलाक के बाद इनके लिए कोई मतलब मंगलयान जाने के लिए खड़ा हुआ है, कोई स्पेस शिप खड़ा हुआ है। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मतलब इस तरह की व्याकुलता दिखाती है जैसे कि छटपटा। और कई बार लव मैरिज वाली जब महिलाएं कहती है नहीं नहीं हमें बहुत जल्दी चाहिए, भाई आपने ही तो की थी ना पहले। उसके बाद की स्थिति ये है कि वो जिस आजादी और जिस जीवन को खोज रही थी वो उसके बाद भटक जाती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। और मैंने ही अपने आंखों से फिर से कई घरों को तलाक के बाद बसते देखा है। और अभी ये लॉकडाउन में तो ये हुआ है कि जिनने तलाक लिए थे उनके कागज फाड़ के फेंक के और वो लोग साथ रह रहे हैं। क्योंकि जब एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत होती है ना, तब ईगो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पुरुषों की भी स्थिति तलाक के बाद बहुत अच्छी नहीं होती है। और मैं फिर एक अंतिम चीज कहूंगी कि कोर्ट में जब वो कहती हैं, जजेस पूछते हैं काउंसलिंग में कि साहब क्या प्रॉब्लम है, नहीं साहब ये प्रॉब्लम है, नहीं ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा सुनिए ये नेवर एंडिंग गेम है। आप एक तलाक, 2 तलाक, 50 तलाक, आपको वैसे भगवान राम अगर नहीं मिले जैसा आपका आदर्श, तो ये आप कितने लोगों को छोड़ेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो ये विषय हिंदू विवाह में विच्छेद जैसा कोई शब्द नहीं, हिंदू संस्कार में ये तो न्यायिक व्यवस्था है। नहीं तो मुझे लगता है कि निभाना चाहिए रिश्ते को। लोग मित्रता निभा जाते हैं, सालों साल मित्रता निभा जाते हैं। ये मेरा संदेश है कि आप मित्र बन के रहिए और निभाइए, साहब थोड़ा निभाना सीखिए। आपका संदेश हमारे दिल की गहराइयों को छू गया है साधना जी। और जितने भी लोगों ने आज ये देखा है उनको सोचने पे एक बार मजबूर तो आपने कर ही दिया है। लड़कियां हो चाहे लड़के हो, ब्राइड हो या ग्रूम हो, मैटरनल्स हो चाहे पैटर्नल हो, लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, जब रिश्तों की बात आती है तो ज़रा ईगो को साइड पे रखिए, क्योंकि रिश्ते दिल के होते हैं, दिमाग नहीं लगाया जाता उसमें। अगर आपको पता भी है कि कानून आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लड़के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को प्रधान समझेंगे और नारी को कुचलने की कोशिश करेंगे। और आप नारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगी, फेमिनिज्म का झूठा दिखावा करेंगी और कोर्ट में जाके उस भोले भाले अपने हस्बैंड को, जिसने पेट काट के और नौकरी करके और आपको एक अच्छा घर और अच्छा परिवार देने की कोशिश करी, उसको आप कोर्ट के 10 साल 12 साल चक्कर लगवाएंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे व्यूअर से कि अगर उनके कोई सवाल है तो प्लीज़ अपने कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आते रहेंगे आपके साथ ऐसे टॉपिक्स लेके जो दिल की गहराइयों को छू जाएंगे। मैं अभिषेक अग्रवाल साधना जी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा और मैं साधना जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर वो आज नहीं आती, अपना समय नहीं निकालती, तो शायद हम इतने सेंसिटिव टॉपिक से अनभिज्ञ रह जाते। सो मैं आज्ञा चाहूँगा साधना जी से कि आज का शो हमें यहाँ समाप्त करना होगा और मैं अपने व्यूवर से चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको फैला दें पूरी दुनिया में। धन्यवाद। देखते रहिए मेक लाइफ बिग। थैंक यू सर।